कैरेक्टर आ जाते हैं और आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। देखो दो टर्म है यहाँ पे, फर्स्ट है आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, इन कोवेलेंट बॉन्ड, ये इसका डिस्कशन हमने पहले ही कर लिया। आज का जो डिस्कशन हम करेंगे वो करेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर्स, कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आ जाएंगे, इसका आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहे कि आयोनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर कैसे आते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड है और उसमें कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं, आयोनिक कैरेक्टर आ रहे हैं। तो कैसे होगा, जब को भी कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पे ये जो एटम ए और एटम बी, एटम ए और एटम बी, इनमें अगर क्या हो डिफरेंस इन, क्या हो इसमें दोनों के बीच में क्या हो डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्या हो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर आ जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड में कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे, आयोनिक कैरेक्टर आ जाएंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको। अगर ए और बी के बीच में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है और ए और बी जो मॉलिक्यूल है, अगर इन मॉलिक्यूल में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस है, जैसे मान लो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सपोज ए कोई एक एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और बी एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने मान लिया सपोज 3.5। तो इन दोनों के बीच में देखो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में गैप आ गया, डिफरेंस आ गया, और इसी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे, आयोनिक कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा आ जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा आएंगे जितना ज्यादा दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। जैसे हम एक बात करते हैं HF की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सभी लोगों को पता होगा 2.1, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4। तो अब ये देखो 2.1 है हाइड्रोजन के लिए, फ्लोरीन के लिए 4 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड में जो ये कोवलेंटली बॉन्डेड बॉन्ड है, इसमें क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लोरीन की तरफ क्या रहेंगे, खींचे रहेंगे। सारे शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है या इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो फ्लोरीन की तरफ खींच जाएगा। तो क्या होगा, हाइड्रोजन के पास में पार्शली पॉजिटिव चार्ज और फ्लोराइड के पास में पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आप लोगों ने ऐसा पहले भी देखा होगा। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आ जाते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। अब ध्यान से देखेंगे। अब ये जो है ना कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, इसको मैं वापस से लिख देता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जिसे हमें अच्छे से डिस्कस करना है, वो है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। अब बॉन्ड तो आयोनिक है, लेकिन उसमें कौन से कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो इस कोवेलेंट कैरेक्टर का रीजन क्या है, इसका रीजन है साइज ऑफ द, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका साइज ऑफ द केटायन, साइज ऑफ द केटायन एंड एनायन। ये साइज के ऊपर ये कैरेक्टर डिपेंड करता है। मतलब अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें आयोनिक कैरेक्टर आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, साइज की वजह से आ रहा है। केटायन और एनायन की साइज की वजह से क्या आ जाता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है। कैसे आ जाता है, देखिए इधर ध्यान से देखेंगे। जैसे ये है पॉजिटिव, एक केटायन हमने बनाया है, और ये हमने बना लिया एक एनायन जिसका साइज है बड़ा।
जैसे ये हमने एक, हम यहाँ पे आयन नहीं बना लेते, चलो यहाँ पे एटम नहीं बनाते, यहाँ पे हम आयन से हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे मान लो ये एक केटायन है और दूसरा जो एनायन है वो क्या है, एनायन है जो क्या है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो बड़ा है। अब देखो साइज में डिफरेंस है, ये जो केटायन है इसकी साइज बहुत कम है एज कम्पेयर टू एनायन। तो जितनी ज्यादा साइज छोटी होगी केटायन की, तो वो क्या करेगा, एनायन के पास में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो केटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, पोलर, इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके अंदर, पोलराइजेशन हो जाएगा। अगर केटायन की साइज बहुत छोटी है, इफ केटायन इज स्मॉल एंड and anion is big, केटाइन छोटा है और एनायन बिग है, तो क्या होगा, then the electron cloud of the anion get distorted, towards the anion, towards the cation। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। देखो अगर केटायन की साइज बहुत छोटी है और एनायन की साइज बहुत बड़ी है, तो क्या होगा, केटायन के पास में जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। अगर केटायन की साइज छोटी होगी तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, इसको अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होगी। और एनायन है जिसपे के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, केटायन जिसकी साइज छोटी है, ये क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, केटायन और एनायन जो आयोनिक बॉन्ड में है उसमें कौन से कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे बच्चों, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है बच्चों। तो ये जो टर्म है ना, जैसे ये एनाइन, ये केटाइन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो इसकी वजह से इस टर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पोलराइजेशन। क्या कहते हैं हम इसको, पोलराइजेशन। क्या कहते हैं इसको, पोलराइजेशन। अब ये जो केटाइन है ना, केटाइन जिसकी अट्रैक्टिंग पावर हाई होती है, अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को, इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या कहते हैं बच्चों, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो क्या करेगा, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा और आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो एनायन है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, अगर केटायन अप्रोच करता है, केटायन के पास में है और केटायन की साइज बहुत छोटी है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो केटायन की तरफ मूव होने लगेंगे। तो कंडीशन की इस कंडीशन को एनायन की इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे बच्चों, पोलरेजिबिलिटी। क्या कहेंगे इसको, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। ये दो टर्म आपको समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, केटायन की होती है, जो पोलराइज कर सकता है। और पोलराइज होने की टेंडेंसी किसकी होती है, नेगेटिव चार्ज की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनायन कहते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब ये जो कंसेप्ट है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, ये हम अब इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर आ रहे हैं, उनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है बच्चों। कौन सा पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था साइज ऑफ द
साइज ऑफ द केटायन, इसका मतलब केटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, स्मॉलर द साइज, smaller the size of the cation, smaller the size of the cation, greater is the greater is the polarizing power of the cation, polarizing power of cation। ये कंसेप्ट समझ में आया अभी जो मैंने अभी बताया कि केटायन और एनायन में केटायन की साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी और एनायन की साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी, तो ये केटायन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा। इस पावर को, केटायन की इस पावर को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। मतलब केटायन की साइज बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए, ज्यादा जितनी ज्यादा छोटी होगी उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा अच्छी होगी। अब दूसरा पॉइंट है इसका ऑपोजिट, मतलब अभी हमने देखा था केटायन की साइज छोटी होनी चाहिए, तो जो एनायन है ना उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए। बिगर द साइज ऑफ, बिगर साइज ऑफ एनायन, अगर एनायन की साइज बड़ी होती है तो उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी। बिगर द साइज ऑफ द एनायन, मोर विल बी द मोर विल बी द पोलराइजिबिलिटी। ये पॉइंट समझ में आया आपको कि मतलब एनायन जो है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी साइज अगर ज्यादा बड़ी है तो उसकी पोलराइजिबिलिटी वो ज्यादा होगी, मतलब उसकी अपने आप को पोलराइज करने की जो टेंडेंसी होगी वो ज्यादा होगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के जो क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये एनायन ये इसको होल्ड नहीं कर पाएगा। एनायन में भी तो केटायन होगा, एनायन में भी तो प्रोटॉन होता है, हमें पता है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड्स बहुत ज्यादा, मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। एनायन है ना, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये न्यूक्लियस की सब इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्टिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, इसके बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आराम से पोलराइज हो जाएंगे, खुद पोलराइज हो जाएंगे। इसका मतलब इनकी क्या होगी, पोलराइजिबिलिटी होगी। क्या होगी, इनकी पोलराइजिबिलिटी होगी। ये पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रखेंगे, और पॉजिटिव आयन जो केटायन है ये क्या करेगा, इनकी शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी रखेगा। तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फाजान रूल। क्या बोलते हैं इसको हम, फाजान रूल। फाजान एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि अगर केटायन की साइज छोटी होगी तो पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगी, और अगर केटायन एनायन की साइज बहुत बड़ी होगी तो उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, और आयोनिक बॉन्ड के अंदर सब कोवेलेंट कैरेक्टर के जो परसेंटेज है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया आपको? ये पॉइंट समझ में आया तो एक एग्जांपल देके आपको मैं बता देता हूँ। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो स्मॉलर द साइज ऑफ द केटायन, स्मॉल साइज ऑफ केटायन, इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो देखो, LiCl एंड KCl दोनों का हम कंपेयर करते हैं, LiCl एंड KCl। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, दोनों में इसमें एक लिथियम है, इसमें पोटेशियम है। जो एनायन है ये है क्लोराइड, और इसमें भी क्लोराइड। एनायन दोनों में देखो सेम है, लेकिन जो केटायन है वो अलग अलग है। लिथियम है और पोटेशियम प्लस है। तो आप मुझे बताएंगे कि लिथियम की साइज छोटी है या K प्लस की साइज छोटी है, दोनों में से किसकी साइज छोटी है? तो हमें पता है बच्चों, इन ए ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, तो लिथियम और पोटेशियम दोनों ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है, दोनों ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है, और दोनों केटायन बन रहे हैं। इसका मतलब ग्रुप फर्स्ट के ये क्या है, केटायन से है, ग्रुप फर्स्ट के केटायन है। अब ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। अब दोनों का हम कंपेयर करें तो जो पोटेशियम है इसकी साइज बड़ी है, पोटेशियम की साइज क्या है, बड़ी है। पोटेशियम की साइज बड़ी होने से क्या होगा, अब केटायन की साइज बड़ी होगी तो इसकी पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी। अब दोनों में साइज किसकी छोटी है, लिथियम की साइज छोटी है। तो अभी हमने यही देखा था कि smaller the size of the cation, smaller the size of the cation, greater is the polarizing power। तो दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पोटेशियम। तो
कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर LiCl में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू KCl। ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये पॉइंट क्लियर है तो सेकंड एग्जांपल हम देके आप लोगों को समझा देते हैं। तो सेकंड पॉइंट इसके ऊपर डिपेंड है कि जो एनायन है ना इसकी साइज बड़ी है। अगर एनायन की साइज बड़ी होगी तो भी क्या होगा, पोलराइजिंग पावर, उसको उसकी पोलराइजिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सेकंड एग्जांपल हम दे रहे हैं, लार्ज साइज ऑफ एनायन। अब देखो Li, LiBr, LiCl और LiF, इसका हम कंपेयर कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जो केटाइन है ना, सब में केटाइन सब में क्या है, Li है। लिथियम केटाइन है, लिथियम प्लस केटाइन है सब में। और जो एनाइन है, एनाइन वेरी कर रहा है, देखो एनाइन है I माइनस और Br माइनस, Cl माइनस एंड F माइनस, ये एनाइन है। केटाइन सब में कॉमन है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, तो अभी हमने बताया था कि अगर एनाइन की साइज बढ़ती है, एनाइन की साइज क्या होती है, साइज अगर इंक्रीज होती है तो उसकी क्या होगी, पोलरिजिबिलिटी क्या होगी, पोलरिजिबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। मतलब उसको उसकी खुद की पोलराइज होने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम इसका कंपेयर करें तो सबसे बड़ी साइज किसकी है, अगर आप लोगों को पता हो तो बता दीजिए। तो आयोडाइड की आई साइज सबसे बड़ी होगी, देन ब्रोमाइड की, देन फ्लोराइड की, और क्लोराइड की एंड फ्लोराइड की साइज सबसे छोटी होगी। क्योंकि ग्रुप में जब अप टू डाउन आते हैं तो साइज बढ़ती है। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और ये आयोडो। तो अगर इसका हम एनाइन बनाए तो ये फ्लोराइड, ये क्लोराइड, ये ब्रोमाइड और ये आयोडाइड। तो साइज क्या होती है, अप टू डाउन आने से साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, I माइनस की साइज क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, इसकी साइज ज्यादा है। तो इसकी जो पोलरिजिबिलिटी है वो भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हम आयोनिक कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो जिसकी ज्यादा पोलरिजिबिलिटी होती है, जिसकी सब ज्यादा पोलरिजिबिलिटी होती है, उसकी खुद को पोलराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है वो। मतलब ये पोलराइज आराम से हो जाएगा। मतलब जो पोलराइज हो जाएगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी जनरेट हो जाएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का सीक्वेंस ये होगा इसमें। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट हम सीख लेते हैं, लार्ज चार्ज ऑन केटाइन और एनाइन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्ज चार्ज ऑन केटाइन और एनाइन। एनाइन या केटाइन के ऊपर चार्ज कितना है वो भी क्या करेगा, इसको अफेक्ट करता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखो एग्जांपल देके बता रहे हैं, देखो लार्जर द साइज ऑफ द केटाइन, इसका एग्जांपल दे रहे हैं NaCl, देन MgCl2 एंड AlCl3। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एनाइन है, एनाइन तीनों कंपाउंड में सेम है जो कि है क्लोराइड। जबकि जो केटाइन है ना, केटाइन तीनों कंपाउंड में अलग अलग है। केटाइन है Na प्लस, फिर है Mg+2 और है Al+3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो केटाइन है ना, केटाइन के ऊपर चार्ज भी अलग अलग है। सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है और एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू फाजान रूल, फाजान ने क्या बताया, साइंटिस्ट ने कि बताया कि अगर केटाइन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, केटाइन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो वो इसकी इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की टेंडेंसी भी सबसे ज्यादा होगी। अगर केटाइन के ऊपर चार्ज ज्यादा है, केटाइन के ऊपर क्या है, चार्ज बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ज्यादा आकर्षित करेगा, ज्यादा पुल करेगा, इसका मतलब इसके क्या, कि इसका कौन सा पावर बढ़ गया, इसका पोलराइजिंग पावर बढ़ गया, इसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा उतनी ज्यादा क्या होगी, आयोनिक कैरेक्टर के अंदर, आयोनिक बॉन्ड के अंदर किस टाइप के कैरेक्टर आ जाएंगे, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। तो सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा, करेक्ट सीक्वेंस ये होगा, NaCl से ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा, MgCl2, और MgCl2 से ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा कंपाउंड, AlCl3।
ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? ये कंसेप्ट क्लियर है? ओके, यस। तो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी शॉर्ट में वीसी, हम इसको क्या बोलते हैं, VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, ये शॉर्ट में इसको बोलते हैं। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये थ्योरी है। और ये थ्योरी किसके लिए आई थी? ये थ्योरी आई थी कोवलेंट कंपाउंड की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। कोवलेंट जो कंपाउंड है ना बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड की स्ट्रक्चर किस टाइप की होगी, इनकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, इनकी शेप को समझाने के लिए ये थ्योरी दी गई थी। इसकी जियोमेट्री बताने के लिए ये थ्योरी आई थी। ध्यान दोगे बच्चों? देखो जो वेस्पर थ्योरी है ना, वेस्पर थ्योरी दी गई थी कोवलेंट कंपाउंड की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। मतलब कोवलेंट कंपाउंड, जो भी कोवलेंट कंपाउंड हम पढ़ेंगे उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी वो वेस्पर थ्योरी बताती है। साथ में कोवलेंट कंपाउंड की शेप भी वेस्पर थ्योरी बताती है, और साथ में इसकी जियोमेट्री के बारे में भी जानकारी देती है वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी कब आई थी? जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर फेल हो गई थी। जो लुईस स्ट्रक्चर है ना, जो हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ा था कि जैसे मीथेन है, मीथेन है, जो मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो इस टाइप से हम लिखते हैं। इस टाइप से हम इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ये थ्योरी फेल हो गई थी, बहुत सारे मॉलिक्यूल की ये स्ट्रक्चर्स को बताने में नाकामयाब रही। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये फेल हो गई थी ये थ्योरी। तो ये थ्योरी फेल हो गई थी। उसके बाद में थ्योरी आई थी कोवलेंट कंपाउंड को की स्ट्रक्चर्स को बताने के लिए, उसकी शेप बताने के लिए, उसकी जियोमेट्री को समझाने के लिए जो थ्योरी दी गई थी, उस थ्योरी का क्या नाम है बच्चों? वेस्पर थ्योरी। ये कंसेप्ट समझ में हो गया? ये आ गया क्या समझ में आपको? ये समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल थ्योरी है, इतना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें नाम बड़ा है और बाकी थ्योरी बहुत छोटी है। ये सिर्फ नाम जो दिख रहा है ना, VSEPR थ्योरी, सिर्फ ये नाम नाम बड़ा है इसका, बाकी है छोटी सी थ्योरी। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो देखो जिसका नाम है ना उसमें वो काम भी है इसमें। तो वैलेंस शेल, वैलेंस शेल आपको पता होगा, एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट के जो सेल होते हैं, आउटर मोस्ट सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। जैसे सोडियम की अगर हम बात करते हैं, सोडियम में 3 सेल होते हैं, K, L और M। तो लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो लास्ट सेल जो होगा सोडियम के लिए वो क्या होगा बच्चों? वैलेंस शेल होगा। क्या होगा वो? वैलेंस शेल होगा। अब वैलेंस शेल के अंदर क्या होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एक्सिस में हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दोनों के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। पता है आपको? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज। दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास में भी नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, करेंगे ना रिपेल। तो यही तो थ्योरी है पूरी। तो मतलब इसके अंदर कोवलेंट कंपाउंड की बॉन्डिंग को समझाया कि कोवलेंट कंपाउंड की बॉन्डिंग किस टाइप से होगी, किस टाइप से वो 3D के अंदर अरेंज रहेंगे मॉलिक्यूल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर उनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे रहेंगे? अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और साथ में बॉन्ड पेयर है तो उनकी स्ट्रक्चर किस टाइप से रहने वाली है, उनकी ज्योमेट्री किस टाइप से होने वाली है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें वेस्पर थ्योरी से मिलती है। तो इसके मेन पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं कि मेन पॉइंट क्या है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब मॉलिक्यूल का किसी भी मॉलिक्यूल की शेप किसके ऊपर डिपेंड करेगी? उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन द वैलेंस शेल टेंड टू रिपेल वन अनदर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिव चार्ज। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन द वैलेंस शेल, तो ये हमने देखा ही है अभी कि जो एटम है उसके पास में
डिफरेंट डिफरेंट सेल होती है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। अगर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं बच्चों, वैलेंस सेल में है, तो वैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, क्योंकि सेम चार्ज के होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक ही चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के भी माइनस का चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और रिपल्सन की वजह से इनकी ज्योमेट्री, इनकी साइज, इनकी शेप भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जितने भी मॉलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री के अंदर, इन सब की साइज क्या, शेप क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। सारे मॉलिक्यूल की शेप एक जैसी नहीं होगी, ध्यान देंगे आप। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ, जैसे NH3, फिर मैंने लिखा वाटर, फिर मैंने लिखा मीथेन, तो इन सब की ज्योमेट्री अलग अलग होने वाली है, सबकी ज्योमेट्री अलग अलग होगी, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, सब में बॉन्ड पेयर अलग अलग हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें वेस्पर थ्योरी से मिलेगी। ये थर्ड पॉइंट देखो, द इलेक्ट्रॉन्स पेयर टेंड टू ऑक्यूपाई पोजीशन इन द स्पेस दैट मैक्सिमाइज रिपल्सन। अब जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना, जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स वो ऐसे अरेंज रहेंगे कि दोनों के बीच में क्या हो, मिनिमम रिपल्सन हो, मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा, किस टाइप का बच्चों मॉलिक्यूल, कौन किस टाइप का मॉलिक्यूल, कोवलेंट मॉलिक्यूल। कोवलेंट मॉलिक्यूल की हम बात करें बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड की हम बात करें जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड की बात करें जिसमें कोवलेंट बॉन्ड मिलते हैं, उस टाइप के अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर है ना बच्चों, वाटर ये कोवलेंट कंपाउंड ही है, इसको हम मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर होता है, लेकिन है कोवलेंट कंपाउंड ये। इसी टाइप से अगर हम HCl की बात करते हैं, NH3 की बात करते हैं, CH4 की बात करते हैं, ये देखो ये तो प्योर कोवलेंट कंपाउंड है CH4। ये अगर हम CH4 की बात करते हैं तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, जैसे इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो चारों हाइड्रोजन की पोजीशन इस टाइप से होगी कि इनके बीच में क्या हो बच्चों, मिनिमम रिपल्सन हो। इस टाइप से इनकी क्या होती है, अरेंजमेंट होगी। इस टाइप से नहीं होगी जैसे एक कार्बन यहाँ है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे। इस टाइप से इनकी अरेंजमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों को, ये कि यहाँ पे एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरे बॉन्ड को बनाने में भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या होगा, अगर ये बॉन्ड पास पास में होंगे तो इनमें क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, रिपल्सन होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा। और अगर सारे बॉन्ड पास पास में ला दिए हमने, तो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, इस टाइप का कंपाउंड बनता ही नहीं है। तो मॉलिक्यूल बनते समय एटम्स के अंदर जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने का रीजन क्या है, ताकि उनके बीच में रिपल्सन क्या हो, कम से कम हो सके, कम से कम हो सके। इस वजह से क्या होता है, डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं। जैसे क्लास के अंदर 2 झगड़ालू बच्चे होते हैं, तो टीचर क्या करता है, एक बच्चे को इस साइड में बैठाता है, इस कॉर्नर में बैठा देता है, और दूसरे बच्चे को इस कॉर्नर में बैठा देता है, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम नेचर के है ना, ये भी झगड़ालू किस्म का बच्चा है, ये भी झगड़ालू किस्म का बच्चा है, ये भी लड़ाई झगड़े करता है, ये भी लड़ाई झगड़े करता है, बार बार में लड़ झगड़ लेता है। दोनों को अगर मैं पास पास में ले आऊंगा तो क्या होगा, दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। तो क्या करेंगे, एक एक को इधर बैठा दो, दूसरे को उधर बैठा दो, ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस कर दो इन दोनों के बीच में। मैक्सिमम डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस हो सके उतनी डिस्टेंस कर दो। जितनी डिस्टेंस हो जाएगी मैक्सिमम, उतनी हम अगर कर पाएंगे किसी भी कंपाउंड बनाते समय, तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो क्या बढ़ जाएगी बच्चों, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बताती है। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। वैलेंस शेल इज टेकन एज स्पेयर विद द इलेक्ट्रॉन्स पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्पेरिकल सरफेस एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। तो ये अभी जो पॉइंट हमने बताया वही है कि वैलेंस शेल जो होते हैं ना स्पेयर के अंदर, वो इस टाइप से लोकलाइज होते हैं कि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो सके। देन इलेक्ट्रॉन्स पेयर electrons pair in multiple bonds are treated as a single unit like a single electron pair। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर अगर मल्टीपल बॉन्ड में है ना, तो किस टाइप से
बिहेव करेंगे वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेंगे। ये अभी सारे समझ में आ जाएगी, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तब सारी समझ में आ जाएगी बातें। तो मतलब कहने का ये है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर सी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे मीथेन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ये बात है। इसी टाइप से अगर हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के अंदर एटम्स के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है, इसमें टोटल दो टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। इसी टाइप से अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन तो ये नाइट्रोजन देता है, 3 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन देता है, तो मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पेयरिंग होती है। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में पेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। फिर 6 पॉइंट है, रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट डेट। हाँ अब देखो ये जो पॉइंट है ना, 6 पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है मैं बता देता हूँ आपको, समझा देता हूँ। देखो सब ध्यान से देखेंगे 6 पॉइंट क्या बोल रहा है।